हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आप लोग वीडियो को देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का एक बड़ा घटक है? पहला एरिथ्रोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है एंटीबॉडीज, चौथा है प्लेटलेट। तो इसमें कौन सा विशेष रक्त कोशिका जो इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? तो इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत हमारी आती है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाए। ये श्वेत रिधुराणु की संख्या, ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है। फर्स्ट है आपका एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज या प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट जो है वो इम्यून सिस्टम का एक बड़ा घटक है। ये श्वेत रिधुराणु की संख्या का 20 से 40 तक होती है, मतलब जो ये हमारी WBC होती है उसका 20 से 40% तक होती है। प्रति घन मीटर रक्त में इनकी संख्या 15 से 25,000 तक होती है। कितनी? 15 से 25,000 तक इनकी संख्या होती है। और इसका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रतिरक्षी क्रियाएं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है? पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो इनमें कठोर जल की विशेषता पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पानी में झाग कम उठते हैं, मतलब ये सरलता से झाग नहीं देता है, जिससे कि कपड़े धोने में कठिनाई होती है और साबुन अत्यधिक खर्च होता है। कठोर जल का स्वाद कैसा होता है? जो भोजन सरलता से बनता है, ये मृत जल है। ये सारी क्वालिटीज आपकी मृत जल की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये है आपका कठोर जल की विशेषता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सामुदायिक विकास 2 अक्टूबर 1952 को, 5 सितंबर 1954 को, 2 नवंबर 1956 को या 10 अक्टूबर 1958 को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की यहाँ पर बात हो रही है कि ये क्या 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की बहुमुखी विकास तथा उन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा सहकारिता सहायता प्रदान करना था। भारत में सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम बहुत पहले से चला आ रहा है। नेक्स्ट है, सीखने की अक्षमता को कहते हैं। सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? सामाजिक स्वालीनता, वाक विकार, मानसिक अक्षमता या भावनात्मक अक्षमता। तो जो सीखने की अक्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाक विकार कहते हैं। जैसे किसी चीज को हम कितनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर या समझकर सीखा हुआ होता है। यहाँ पर जो ये बात कर रहा है कि सीखने की अक्षमता क्या है, तो सीखने की अक्षमता के अंतर्गत हमारा वाक विकार आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? वाक विकार में सीखने की अक्षमता होती है जिससे हम किसी भी चीज को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अगला है, सफेद सूती कपड़े से कॉफी चाय के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? जो अगर सफेद सूती कपड़ा है तो उस पर दाग हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, डाइल्यूट ऑक्सैलिक एसिड तथा उबलता पानी, गर्म दूध और उबलता पानी, साबुन और ठंडा पानी, बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि चाय, कोको, कॉफी, चॉकलेट आदि के धब्बे को बर्तन पर फैलाकर ऊपर से खौलता हुआ पानी डालते हैं। ऐसे ना छूटे तो धब्बे पर थोड़ा सा बोरेक्स रखकर तब उस पर गर्म पानी की धार गिराई जाती है और तब क्या होता है, ये जो हमारा सूती कपड़े पर जो चाय, कॉफी या फिर आपका चॉकलेट, इन सारी चीज़ों का अगर दाग लगा हुआ होता है तो वह छूट जाता है। तो अगर चाय, कॉफ़ी के अलावा, जैसे यहाँ पर कॉफ़ी चाय पूछा है, उसके अलावा चॉकलेट या कोको का दाग भी अगर पूछा जाए तब भी हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निष्प्रभाव रंग नहीं है? सफ़ेद, हल्का भूरा, काला, हल्का नीला। तो इसमें कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है?
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर डी है, हल्का नीला, वह निष्प्रभावी रंग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रंग का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर जा करके रंग के बारे में पढ़ सकते हैं। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया है एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, लीवेनहॉक ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है बीमारी का जीवाणु का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है, वह लुई पास्चर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सन 1683 में, कब, 1683 में, 1683 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांत से खुरचे मैल को देखा और उन्हें उसमें अनेक सूक्ष्मजीव दिखलाई दिए। ये जीवाणु थे। लुई पास्चर ने 1822 से 1895 में किण्वन पर कार्य किया और बतलाया कि वह जीवाणुओं द्वारा होता है। लुई पास्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा विभिन्न रोगों के कारण सूक्ष्मजीव होते हैं। लुई पास्चर सन 1865 में अपने कार्य के आधार पर रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं का सिद्धांत तथा प्रतिपादन किया, जिसे चिकित्सा विज्ञान में बहुत शीघ्र ही स्वीकार किया गया। तो जो हॉलैंड के निवासी जो एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने सबसे पहले सन 1863 में हॉलैंड के निवासी एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांत से खुरचे मैल को देखा और उसमें अनेक सूक्ष्मजीव दिखलाई दिए। वो क्या थे, वे जीवाणु थे। यहाँ तक तो ल्यूवेनहॉक ने काम किया। फिर जीवाणु का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, लुई पास्चर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की, याद करना। तो अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम किस चीज की प्रक्रिया है, अधिगम तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की, या याद करने की। जैसे किसी चीज को हम संग्रह नहीं करेंगे, अनुभव द्वारा अर्थ कर, जैसे उस कॉन्सेप्ट को हम समझने की बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ अनुभव के द्वारा अर्थ का निर्माण किया जाता है, किसी चीज को समझा जाता है। अधिगम की क्रिया जो होती है चेतन तथा अचेतन में जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति का विकास अधिगम प्रक्रिया द्वारा ही होता है। इसका आधार है परिपक्वता, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का होना। अगला है हमारा विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। जो विकास, वो ग्राम विकास समिति, आगे ऑप्शन है, मैं भी इसको आपको बताती हूँ। तो पहले प्रश्न को देख लें। विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। जो विकास परिषद है वह विकास कार्यक्रमों की कैसी रूपरेखा, मतलब रूपरेखा तैयार करती है। इसका जो ऑप्शन है वो आगे है कि ब्लॉक विकास समिति, राष्ट्र विकास समिति, या राज्य विकास समिति। तो जो स्टेट डेवलपमेंट कमेटी मतलब राज्य विकास समिति है उसके द्वारा विकास परिषद विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है। विकास परिषद विकास कार्यक्रम की रूपरेखा उसी के द्वारा तैयार करती है। तो यह राज्य विकास समिति के द्वारा तैयार होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए आप कि विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। कौन करता है, ग्राम विकास समिति करती है, या फिर ब्लॉक विकास समिति करती है, राष्ट्र विकास समिति करती है, या राज्य विकास समिति करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है यहाँ पर, राज्य विकास समिति करती है। गृह विज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान की कला तथा विज्ञान की, इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान की प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है गृह विज्ञान का, क्योंकि वो कला में है। कला विषयों के साथ ही साथ विज्ञान विषय की भी पढ़ाई किया जाता है तथा उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसीलिए उसको विज्ञान की श्रेणी में रखा है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसकी जो शाखाएं हैं वो 5 प्रमुख शाखाएं हैं, हम सभी जानते हैं कौन कौन सी है। सीडी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, एंड होम मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी 5 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं। वह प्रश्न फिर से रिपीट
इंटरेस्टेड है कि संख्या में गृह विज्ञान के कितने प्रश्न हैं, कितने क्षेत्र हैं, तो 4 क्षेत्र हो गया, 5 क्षेत्र हो गया, 6 क्षेत्र हो गया या 7 क्षेत्र हो गया। तो संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हो गए, तो गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हो गए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। ओजोन परत की कमी में सहायता जो करता है तो वह घटक कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, CFC है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये है जो ओजोन परत की कमी में, मतलब ओजोन की जो परत है उसका क्षय करने में क्षय कर रहा है। ठीक है, तो वो रासायनिक घटक ओजोन परत की कमी में सहायता करता है, वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है आपका, रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की कमी से होती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए मतलब इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, रेटिनॉल हो जाता है। और रतौंधी से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको रात में दिखाई नहीं देता है। और यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, वो हमारा आ जाता है ADE कौन सा विटामिन, एडेक। और बचा बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एर्गोनॉमिक्स को कार्यभार को व्यक्ति के उपयुक्त बैठाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। और कारण है, कार्य कर्मकार तथा कार्य वातावरण के बीच संबंध कर्मकारों का तनाव कम करता है। कार्य कर्मकार तथा कार्य का वातावरण, वर्क हो गया, वर्कर हो गया और वर्क प्लेस हो गई, इनके बीच निर्बल संबंध कर्मकारों के तनाव को कम करता है। ठीक है, तो निर्बल संबंध की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, उसमें क्या है कि उसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है, एर्गोनॉमिक्स को कार्यभार को व्यक्ति को उपयुक्त बैठाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एर्गोनॉमिक्स जो है वो क्या है, कार्य का जो जिसमें कि काम होता है वो अलग से है, वो क्या है, हमारा एर्गोनॉमिक्स है। कार्यभार को व्यक्ति को उपयुक्त बैठाने के रूप में परिभाषित किया करता है, मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको ईजीनेस देने का काम किसका है, एर्गोनॉमिक्स है। ठीक, एक तरह की जो ये है एक साइंस है जो कि क्या करती है कि जो वर्कर्स हैं उनको कितने ज़्यादा इजी ढंग से काम कराया जाए, वही क्या है, एर्गोनॉमिक्स, जिससे कि जो खतरे की संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। और कारण में बताया, कार्य कर्मकार तथा कार्य वातावरण, मतलब वर्कर एंड वर्क प्लेस के बीच निर्बल संबंध कर्मकारों का तनाव कम करता है। तो निर्बल संबंध कैसे कर्मकारों का तनाव कम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे अच्छे संबंध होंगे तब कर्मकारों का जो स्ट्रेस है वो कम होगा। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा कौन सी है। तो जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता स्तर शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते हुए व्यक्तियों या समुदायों की अनुकूलता और आत्म प्रबंधन की क्षमता, न केवल बीमारी की दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, शरीर से आत्मा के पुष्ट होने की स्थिति। तो WHO की डिफिनेशन जब भी पूछता है आप इसको हमेशा याद करिए कि WHO ने कभी भी नहीं कहा कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सब ठीक ठाक दिख रहा है तो वह स्वस्थ है, नहीं, उसने मानसिक स्वास्थ्यता की बात की है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, WHO की जो डिफिनेशन है स्वास्थ्य की, वो उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें क्या है कि जो WHO की मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनेशन है वो कहता है कि स्वास्थ्य से बिल्कुल या मतलब स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि व्यक्ति का सिर्फ मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ ना होकर के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक तीनों प्रकार से उसको स्वस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है
आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें यहाँ पे दुर्बलता की अनुपस्थिति, ना केवल बीमारी की दुर्बलता। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी की ये डिफिनीशन एकदम सही हो जाती है। WHO की स्थापना अगर पूछे तो 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई है। तो नोट कर सकते हैं आप, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख 2 तकनीकी कौन कौन सी है? तो जो कार्य सरलीकरण है उसकी 2 प्रमुख तकनीकी कौन कौन सी है? औपचारिक और अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कौन सी तकनीकी है? औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी है। कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? कार्य सरलीकरण यह है कि कार्य को इतने मतलब कि सरल से सरल तरीके से करना जिससे कि वह उसमें समय भी कम लगे और वह सुविधाजनक भी हो। समय भी कम लगे और क्या, सुविधाजनक भी हो। तो वो क्या कहलाता है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। यहाँ पर कार्य सरलीकरण की 2 प्रमुख तकनीकी कौन सी? औपचारिक अनौपचारिक है। कार्य सरलीकरण पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? गैर प्रक्षेपित मतलब नॉन प्रोजेक्टेड। चौकपट, सिनेमा, वीडियो, ओपेक प्रेक्षण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा इसमें कि नॉन प्रोजेक्टेड, जिसका प्रोजेक्टर का प्रयोग नहीं किया गया, तो वो क्या हो गया? चौकपट। ठीक है, मतलब ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड कैसा? हरे काले रंग का किसी तरह का भी हो सकता है। और ये क्या है? ये जिस पर लिखा या चित्रित किया जा सकता है। बैठक अथवा सामूहिक वार्तालाप में श्यामपट्ट का उपयोग करना प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? पपीते में, स्ट्रॉबेरी में, चुकंदर में या चेरी में? तो किस में लाइकोपीन पाया जाता है? तो पपीते में लाइकोपीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाना चाहिए? पक्का रंग, संरद्र हो, अवशोषकता हो या उपयुक्त सभी। तो बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल जाने के लिए किस प्रकार का वस्त्र दिया जाना चाहिए? तो सरकार द्वारा बच्चों व उनके अभिभावकों की पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए भोजन व वस्त्र की व्यवस्था की जाती है। तो ये तो जो हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में चल रही हैं, उच्च प्राथमिक में चल रही हैं, तो उसमें भी क्या यूनिफॉर्म की और भोजन की व्यवस्था की जाती है। जो कि अब इस साल से तो यूनिफॉर्म के पैसे अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, वरना स्कूलों से ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे। तो उसमें जब स्कूली वस्त्रों का चुनाव करते थे तो क्या चीज़ ध्यान देंगे? उसमें पक्का रंग भी होना चाहिए, संरद्र भी होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा अवशोषकता वाला होना चाहिए कि स्वेटिंग वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा ना हो, तो मतलब स्वेटिंग हो तो उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सफ़ेद सूती वस्त्र में ताज़े खून के धब्बे को हटाया जाता है। किस चीज़ से ताज़े खून के धब्बे को हटाते हैं हम? तनु अमोनिया के घोल से, तनु बोरेक्स विलयन द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से तथा तनु आयोडीन विलयन के द्वारा। तो ताज़े खून के घोल को किससे? तनु अमोनिया के घोल के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वस्त्र पर लगे दाग धब्बे को जितनी जल्दी हो सके छुड़ा लेना चाहिए। अगर दाग धब्बे को जैसे ही लगे तुरंत ही अगर हम उसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं तो वो जल्दी से छूट जाता है। वरना अगर उसको जो इरेज करने में अगर टाइम लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा वो रेशे के अंदर पूरा पेनिट्रेट होता चला जाएगा, मतलब घुसता चला जाएगा रेशे के अंदर, और दाग जो धब्बा है वो क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। तो इसे जल्दी से जल्दी हटाने का प्रयास करना चाहिए। डीएनए पाया जाता है किसमें? कोशिका द्रव्य से, क्रोमेटिन में, राइबोसोम्स में, इनमें से किसी में नहीं। तो डीएनए किसमें पाया जाता है? क्रोमेटिन धागे में डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। किसमें? क्रोमेटिन में डीएनए पाया जाता है। अगला है हमारा प्रश्न, इनमें से कौन सा पोलियो माइलिटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है? अधिक ज्वर, सिर दर्द, सर्दी और लकवा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है कि वह
जो पोलियो में ऐसा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सर्दी की बात कर रहा है, ये पोलियोमाइलाइटिस के प्रथम लक्षण का मतलब शुरुआती लक्षण नहीं है। उसमें सर्दी नहीं, उसमें क्या होता है, फीवर होता है, सिर में दर्द होता है और लकवा मार जाता है, मतलब वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी सी है, वो क्या है, इसका लक्षण नहीं है। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कम कार्य करना, आसान कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करना, करके कार्य को सरल बनाना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है कि कार्य सरलीकरण क्या है, तो यहाँ पर कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना, ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कार्य सरलीकरण का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जा करके उसको ज़रूर देखें, तो आपको वर्क सिंप्लीफिकेशन पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को बिल लेना आवश्यक नहीं है, विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप सजग उपभोक्ता हैं तो आपको क्या होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जो वो बिल्कुल करेक्ट है। उपभोक्ता से अभिप्राय है कि जो कि मूल्य अदा करके कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, अतः जागरूक उपभोक्ता बने रहने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वस्तु को खरीदते समय लेबल को अवश्य पढ़ें कि उसकी एक्सपायरी वगैरह कब है और उसका वजन क्या है, उसमें वजन पर ध्यान दें और एक्सपायरी ज़रूर देखें। जैसे ब्रेड वगैरह हम खरीदते हैं तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि कब किस समय वो एक्सपायर हो रहा है, वह किस कंपनी का है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। और ये भी ध्यान दें कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसमें निर्माता का नाम अच्छे साफ अक्षरों में लिखा हुआ हो, ये नहीं कि ब्लर हो, अगर हमें कोई कंप्लेन हो तो हम उसको कर ही ना पाएँ। तो इसी के साथ में आज का प्रैक्टिस सेट हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाय।